हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। धातु एवं अधातु चैप्टर हमारा चल रहा है और इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 2 आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को कंप्लीट कीजिए। पार्ट 1 में हम लोगों ने धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में देखा था और धातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में देखा था। रासायनिक गुणधर्म के अंदर हम लोगों ने देखा था कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, उसके बाद जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है और दूसरे धातु लवण विलयन से कैसे अभिक्रिया करती है, जहां हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग पहले तो इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे कि धातु है ना, मेटल और नॉन मेटल ये आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं, एक धातु और एक अधातु आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम एक धातु है, क्लोरीन एक अधातु है, ये दोनों कैसे आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मकों के साथ धातुओं की अभिक्रियाएं देखी, यही चीज मैंने आपको बताया। धातु के साथ आपने अभिक्रिया को देखा, धातु और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखा, अम्ल के साथ देखा, उसके बाद जल के साथ देखा, दूसरे धातु के लवण विलयन के साथ अभिक्रियाओं को देखा। राइट, इसी के बारे में यहां पर आपसे कहा जा रहा है। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती है। नवीं कक्षा में अध्ययन किए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए। धातुएं जो है रिएक्ट क्यों करती है, हम लोगों ने बहुत ही अच्छा से चर्चा किया हुआ है क्लास 9th के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इन्हीं दोनों चैप्टर्स में हम लोगों ने कवर किए हैं। तो अगर आपको याद हो तो वहां हम लोगों ने संयोजकता टॉपिक पढ़ा था, वैलेंसी एक टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, वैलेंसी टॉपिक पढ़ा था, जहां मैंने आपसे कहा था कि कोई भी तत्व जो है वो अभिक्रिया इसलिए करता है क्योंकि वो अपने बाह्यतम कोश में क्या करना चाहता है, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। यानी जो अक्रिय तत्व होते हैं उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए हीलियम के बाह्यतम कोश में जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, सीधा याद रखो, अक्रिय तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है हर तत्व, इसीलिए वो अभिक्रिया करता है। और ये जो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर बाह्यतम कोश में हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, हीलियम को अगर आप देखेंगे तो हीलियम के पास जो है एक ही कोश है ना, एक ही कोश है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम एक अक्रिय तत्व है। राइट, लेकिन अधिकांश तत्व जो है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है और ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के 3 उपाय है ना। इलेक्ट्रॉन कुछ त्याग दो, या फिर इलेक्ट्रॉन कुछ ग्रहण कर लो पूरी तरह से, या फिर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी आप कर लो। राइट, साझेदारी करने पर जो है सह संयोजक बंध बनता है और इलेक्ट्रॉनों का जो पूरा त्याग होता है या फिर पूर्ण रूप से एक्सेप्ट किया जाता है, उससे जो है आयनिक बॉन्ड बनता है। तो जो अभिक्रियाएं होती है, जैसे सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, क्लोरीन भी वही चाहता है। तो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या फिर बोल दो कि अक्रिय तत्व जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, भाई अक्रिय तत्व कौन कौन से हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। तो इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए हर तत्व जो है अभिक्रिया करता है। तो यही चीज आपसे कहा गया है। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती है? क्योंकि भाई उनको जो है अक्रिय तत्व जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है, या फिर बोल दो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, इसीलिए। तो नवीं कक्षा में अध्ययन किए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए, जो मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया। हमने जाना कि संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती है। उत्कृष्ट गैस कैसे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सारे के सारे जो है अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को ही हम लोग उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। तो संयोजकता कोश इनका पूर्ण होता है। संयोजकता कोश पूर्ण होता है का मतलब क्या हुआ? संयोजकता कोश का मतलब सबसे बाहर वाला कोश, बाह्यतम कोश, है ना। बाह्यतम कोश जो है उसी को हम लोग संयोजकता कोश बोलते हैं, और पूर्ण का मतलब उसके बाह्यतम कोश में यानी कि संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम को छोड़ करके, हीलियम के केस में जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजकता कोश में। ठीक है,
जो पहला कोश है वही संयुक्ता कोश होता है और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हीलियम को छोड़ करके बाकी जो भी अक्रिय आपके गैस होते हैं उनका जो संयुक्ता कोश होता है वो पूर्ण होता है, यानी कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो कम रिएक्टिव होते हैं। भाई उनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, है ना, उनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो चाहिए उनके पास है, ऑलरेडी जो चाहिए उनके पास है। जो चीज आपके पास पहले से भी उपलब्ध है उसके लिए आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। ठीक वही चीज है, ऑलरेडी इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है हीलियम को छोड़ करके, तो इन्हें रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयुक्ता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। भाई तत्वों की अभिक्रियाशीलता, कौन सा तत्व ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि जो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं उसको लेकर के उनकी टेंडेंसी क्या है। अगर कोई तत्व ज्यादा उत्सुक है ना, ज्यादा उतावला है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, ठीक, तो वो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। यही चीज आपसे कहा जा रहा है। उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ धातुओं अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। उत्कृष्ट गैसों, ये सारे उत्कृष्ट गैस आपके हो गए। कुछ धातु तथा कुछ अधातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। टेबल 3.3 में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। टेबल आपको यहां मिलेगा, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सोडियम परमाणुओं के बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि यह अपने m कोश से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तब L कोश इसका बाह्यतम कोश बन जाता है जिसमें अस्थायी अष्टक उपस्थित है। सोडियम की अगर हम बात करते हैं, यह सोडियम का नाभिक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है, ठीक। ये सोडियम का पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, है ना। इस पहले कोश को हम लोग यहां पर बोलेंगे K, दूसरे को L, तीसरे को M बोलेंगे, ठीक। तो हम बार बार ऐसा पिक्चर नहीं बनाएंगे, हम लोग यहां पर समझते हैं। ये K कोश, ये L कोश, ये M कोश। K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और M कोश में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हर तत्व क्या चाहता है, चाहे वो धातु हो अधातु हो, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। इस समय इसका बाह्यतम कोश जो है M है, M कोश है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या चाहेगा कि हमारे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर आप यहां पर नियोन को देखेंगे तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 होता है, 2,8 होता है KL। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। पहले कोश में K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। सोडियम भी चाहेगा कि अपने नजदीकी अक्रिय तत्व के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं प्राप्त कर लूं। तो सोडियम भी चाहेगा कि मैं जो हूं ये नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लूं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, M कोश का जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको त्यागना पड़ेगा, इसको ये त्याग देगा। जब इसको त्याग देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8। अब इसके पास जो कोश है वो K है और L है। बाह्यतम कोश क्या है, L है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। यही तो चाहता है सोडियम जो है, यही तो चाह रहा था कि नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लूं मैं। अब देखो नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसने प्राप्त कर लिया है। नियोन के केस में भी बाह्यतम कोश L कोश है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और यहां भी बाह्यतम कोश अब L है जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। अब इसके पास देखो 11 प्रोटॉन है लेकिन अब 10 ही इलेक्ट्रॉन है। पहले क्या था, 11 प्रोटॉन था, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, और 11 इलेक्ट्रॉन था, तो पूरे एटम पे कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल एटम था। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब क्या हुआ कि प्लस चार्ज ज्यादा है 1 और माइनस चार्ज जो है 1 कम है, यानी 11 प्रोटॉन है तो 11 प्लस चार्ज और 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 माइनस चार्ज। तो 11 प्लस 10 माइनस खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और 1 प्लस जो है बच जाएगा, तो जो इसके ऊपर जो है प्लस चार्ज आएगा 1, ठीक। तो अब इस फॉर्म में ये खुश है, राइट। तो सोडियम अपने आप में एक धातु है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है ना, 11 प्रोटॉन है नाभिक में। प्रोटॉन हमेशा नाभिक में ही होता है, न्यूट्रॉन भी नाभिक में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा यह सोडियम धनायन प्रदान करता है ना। ये सोडियम धनायन इसने प्रदान कर लिया है ना, सोडियम धनायन इसने बना लिया। अब आगे आइए, हम लोगों ने अभी एक धातु के बारे में देखा,
मैंने एक अक्रिय तत्व के बारे में भी यहां पर बता दिया आपको। ऐसी आर्गन है 2,8,8, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बाह्यतम कोश में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आइए एक अधातु को उठाते हैं। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 2,8,7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखो, पहला कोश के, दूसरा कोश L, तीसरा कोश M कोश इसका बाह्यतम कोश है। इसी को हम लोग संयोजकता कोश बोलेंगे, ठीक है। इसका बाह्यतम कोश कौन सा कोश है? M कोश है। ये क्या चाहेगा क्लोरीन कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, लेकिन इसके पास तो 7 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या कर सकता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। एक इलेक्ट्रॉन लेना बड़ा ही आसान है भाई। 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग देने के बाद भी ये अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। L उसका बाह्यतम कोश हो जाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन उसमें हो जाएंगे, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना मुश्किल काम है। उससे अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन ले लो बाहर से आप। तो ये क्लोरीन क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से एक्सेप्ट कर लेगा। अभी तक क्या है कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है ना, 17 प्रोटॉन है नाभिक में और 17 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है, प्रोटॉन का आना जाना तो होता नहीं है, तो अभी भी इसके पास नाभिक में 17 प्रोटॉन ही होंगे। लेकिन अब इसने क्या किया, यहां पर देख लो, अभी तक 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि नाभिक में 17 प्रोटॉन है, अब इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो अब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन के बजाय 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब इसके पास 17 प्लस चार्ज है, 18 माइनस चार्ज है, एक एक्स्ट्रा माइनस चार्ज है, जो ऊपर आपको ऐसे दिखाया गया है। यहां पर ऊपर कुछ नहीं दिखाया गया है क्योंकि 17 प्लस चार्ज है, 17 माइनस चार्ज है, न्यूट्रल, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अब देखो, इसके बाह्यतम कोश में अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा तो 2,8,8 हो जाएगा। ये आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आर्गन का भी तो यही होता है, आर्गन का भी यही होता है 2,8,8। आर्गन एक अक्रिय तत्व है, तो यही चीज मैंने आपसे कहा, कोई भी तत्व, चाहे वो धातु हो अधातु, कोई भी तत्व हो, वो अभिक्रिया इसीलिए करना चाहता है ताकि वो कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले? अक्रिय तत्व जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले, अर्थात बाह्यतम कोश में या फिर संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। इसीलिए यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है। इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं तथा Kl एवं M कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड ऋणायन प्राप्त होता है। इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित होता है। अब देखो, इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन आखिर कोई ना कोई तत्व तो देगा। ऐसा तो नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है हवा में भाई घूम रहा है, ले लो कहीं से। कोई ना कोई तत्व जो है इस इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जो ये एक्सेप्ट करेगा। तो अभी आपने क्या देखा कि सोडियम ने क्या किया था कि एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा था, है ना, अपना इस वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए, नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक, और यहां पर बन जाएगा Cl-। अब क्या हुआ कि ये धनायन है और ये ऋणायन है, इनके बीच में काम करता है एक मजबूत आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मजबूत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, और इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो यहां पर आयनिक बॉन्ड आखिर कैसे बना? इलेक्ट्रॉनों के त्याग करने से और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से, साझा करने से नहीं बना कि एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, चलो तुम भी काम चलाओ हम भी काम चलाते हैं। ऐसा नहीं है। सोडियम ने पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है और क्लोरीन ने पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया है। इससे सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आया, ये धनायन हो गया, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आया, ये ऋणायन हो गया, और दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर के हैं, प्लस वाले माइनस वाले हैं, तो दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है और उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड ऐसे बनता है, ठीक है।
पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को त्यागने से, या फिर बोल दो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आयनिक बॉन्ड बनता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। उत्कृष्ट गैसें हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है। ठीक, तो यहां पर देखो परमाणु संख्या 2 होता है। मैंने आपसे कहा हीलियम के बाह्यतम कोश में जो है केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये इनर्ट है। नियोन की परमाणु संख्या 10 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, बाह्यतम कोश एल कोश है जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये खुश है अपने जीवन में। आर्गन देख लो 18 2 8 8, बाह्यतम कोश एम कोश है, एम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये इनर्ट है। अब आ जाओ धातुओं की बात करते हैं। सोडियम परमाणु संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। ठीक, बाह्यतम कोश एम कोश है जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने बाह्यतम कोश एल कोश बना सकता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो परमाणु संख्या 12 है, 2 8 2, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, या फिर बोल दो संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है, या फिर संयोजकता कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम परमाणु संख्या 13 2 8 3, बाह्यतम कोश एम कोश है जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम की बात करते हैं तो परमाणु संख्या 19 2 8 8 1, बाह्यतम कोश एन कोश है जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम की बात करते हैं, परमाणु संख्या 20 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा, बाह्यतम कोश एन कोश है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, उनके बाह्यतम कोश में या तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या फिर आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या फिर आपको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन यूजुअली आपको 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, और धातु क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना थोड़ा आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना आसान है। तो ये क्या करते हैं मेटल्स की बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके जैसा प्राप्त कर ले, अक्रिय तत्व जैसा प्राप्त कर ले। इसीलिए हम लोग मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, विद्युत धनात्मक बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो उनके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अभी आपने देखा सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, खट से इसने त्याग दिया और अपने ऊपर 1 प्लस चार्ज लिया। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, तब नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये प्राप्त कर लेगा, नियोन जैसा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैल्शियम की, ठीक है, या फिर हम एल्यूमिनियम ले लेते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम हम लोगों ने ले लिया, एल्यूमिनियम ले लेते हैं। तो एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, तब जाकर के इसके पास नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। क्योंकि धातुओं के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह आसानी से इन इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं और अपने ऊपर लेते हैं प्लस चार्ज, इसीलिए हम धातुओं को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देख लो, प्लस चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया जाएगा उतना ही प्लस चार्ज आएगा। ठीक, अब अधातु को देखो, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन परमाणु संख्या 9 है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस परमाणु संख्या 15 है और बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है और बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, ठीक है, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, ये होते हैं आपके विद्युत ऋणात्मक, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके बाह्यतम कोश में आप यूजुअली देखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 भी कुछ में हो सकते हैं। ठीक है, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यूजुअली होते हैं। जैसे कि देखो यहां पर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 8 पूरा करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, ग्रहण करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक, तो ये नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने के बाद अपने ऊपर 3 माइनस चार्ज लेगा।
ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये प्राप्त कर लेगा। यहां पर देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, वातम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज आएगा, समझे आप। अब इसके वातम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये प्राप्त कर लेगा। ऐसे ही क्लोरीन के बारे में हम लोगों ने देखा, 1 इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया था, फ्लोरीन भी वही काम करेगा, फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अपने ऊपर 1 माइनस चार्ज लेगा, तो नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ये 7-8 हो जाएगा। सल्फर ऑक्सीजन जैसा काम करेगा। तो आपको याद ये रखना है कि जो धातुएं होती है विद्युत धनात्मक होती है, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। धातुओं को इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद है और अधातुओं को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद है। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, अधातु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। फिर एक बनेगा धनायन, एक बनेगा ऋणायन, इनके बीच में मजबूत आकर्षण बल बनेगा और उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले यह चीज समझाया कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है। तो भौतिकी में हम लोग पढ़ते हैं ना स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल हम लोग भौतिकी में पढ़ते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। ठीक वही चीज यहां पर होने वाला है। यहां पर एक के ऊपर प्लस चार्ज है, दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने वाला है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड कुछ नहीं है, आकर्षण बल है धनायन और ऋणायन के बीच में। ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, यह बल्कि विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आयनिक बॉन्ड जो है आयनिक कंपाउंड में होता है ना, आयनिक कंपाउंड में होता है। और आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है भाई, आयनिक कंपाउंड बनता है धातु अधातु के बीच में, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में। आयनिक बॉन्ड के लिए हम लोग जो है मॉलिक्यूल्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, शब्द फॉर्मूला यूनिट, है ना, सूत्र इकाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम लोग मॉलिक्यूल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए सोडियम क्लोराइड जो है अणु के रूप में नहीं पाया जाएगा कि सोडियम क्लोराइड के बहुत सारे अणु हैं, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं, है ना, एक झुंड के रूप में होते हैं बहुत सारे सोडियम और क्लोरीन, उसमें से एक यूनिट हम लोग उठाकर बोलते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, ये NaCl हम लोग उठाकर बोलते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। ये चीज आप हर आयनिक यौगिक के बारे में बोल सकते हो कि आयनिक यौगिक जो होते हैं अणु के रूप में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। तो यहां पर देखो सोडियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये था, फिर इसने 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया नियोन जैसा। क्लोरीन का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये था, फिर इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, अपने वाहतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। सोडियम के ऊपर देखो, सोडियम इसी चीज को दूसरे तरीके से यहां पर दिखाया गया है। सोडियम के ऊपर एक डॉट आपको बनाकर दिखाया गया है, जो ये दिखा रहा है कि सोडियम के वाहतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के ऊपर आपको 7 क्रॉस दिखाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉस आपको दिखाया गया, जो ये दिखा रहा है कि क्लोरीन के वाहतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए। तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा इस क्लोरीन को, और क्लोरीन एक्सेप्ट कर देगा। तो सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज आएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग किया है, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस चार्ज आएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया है। दोनों के बीच में जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक सेम चीज यहां पर मैग्नीशियम को लेकर देख लो आप। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया। अब देखो क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम ने त्यागा है 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम ने त्यागा है 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है ना, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसे में 2 क्लोरीन की आवश्यकता होगी इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। भाई 1 क्लोरीन एटम जो है 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं,
2 इलेक्ट्रॉन छोड़े ना, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया गया है मैग्नीशियम के द्वारा, तो ऐसे में 2 क्लोरीन चाहिए होगा उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक, तो यहां पर मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाया गया है। एक क्लोरीन एटम के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 क्रॉस से दिखाया गया है। क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो ऐसे में 2 क्लोरीन एटम चाहिए होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को दोनों क्लोरीन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। राइट, तो ऐसे में मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज आया और क्लोरीन संख्या में 2 है, संख्या में 2 है और एक के ऊपर 1 माइनस चार्ज है। तो ऐसे में यहां पर जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है काम करेगा। जैसे मान लो ये मैग्नीशियम है, राइट, और ये मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज, ये क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस चार्ज, ये क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस चार्ज, और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे काम करेगा और ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये धातु, ये अधातु, धातु अधातु के बीच में आयनिक बंध बनता है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड बोल दो आप, आयनिक कंपाउंड बोल दो आप इंग्लिश में, या फिर क्या बोल दो, इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड। बॉन्ड को आप आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हो, और यौगिक को आप क्या बोल सकते हो, आयनिक कंपाउंड बोल दो या फिर इलेक्ट्रोकोवैलेंट कंपाउंड बोल दो आप। क्या आप MgCl2 में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, मैग्नीशियम आयन जो है धनायन है और क्लोरीन आयन जो है ऋणायन है, सिंपल। अब ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, इनके ऊपर सवाल बहुत पूछा जाता है। आयनिक यौगिकों के क्या क्या भाई फीचर्स होते हैं, खासियत होते हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्मों के बारे में जानने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड, विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड आपको लेनी है, पोटेशियम आयोडाइड जो है आपको लेनी है और बेरियम क्लोराइड आपको लेनी है। किसी अन्य लवण का नमूना लीजिए। देखो सब के सब जो है आयनिक यौगिक है, धातु अधातु, धातु अधातु, धातु अधातु। कोई दूसरा सॉल्ट भी आप ले सकते हैं। इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है? धातु के स्पैचुला पर छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए, है ना, ये स्पैचुला है, इसमें एक छोटी मात्रा में जो है सैंपल आपको लेने हैं सॉल्ट के, इनमें से किसी भी सॉल्ट का आप ले सकते हो। इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए। अन्य नमूने के साथ भी यही क्रिया दोहराएं। बारी बारी से जो है इन सारे ही लवणों को जो है गर्म करना है। आप क्या देखते हैं, क्या ये नमूने ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं? क्या यौगिक पिघलते हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर अभी आपको अगले स्लाइड में मिलेगा। नमूने को जल, पेट्रोल एवं केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए। क्या ये घुलनशील है? जल में घोलो, पेट्रोल में घोलो, बारी बारी से, पहले जल में घोल कर देखो, फिर पेट्रोल में, फिर केरोसिन में घोल कर देखो किसमें ये घुलते हैं, किसमें नहीं घुलते हैं। चित्र 3.8 की तरह एक परिपथ बनाइए और किसी एक लवण के विलयन में इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। आप क्या देखते हैं? इस प्रकार अन्य लवण नमूनों को भी जांच कीजिए। यानी आपको ये देखना है घोल बना करके, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया, इसका घोल बना लो, पोटेशियम आयोडाइड का घोल बना लो, बेरियम क्लोराइड का घोल बना लो, और देखो ऐसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके, है ना, ग्रेफाइट रॉड जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हैं। ग्रेफाइट हम जानते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रोड डाल करके एक पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया गया है। आपको देखना है कि करंट जो है फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अगर बल्ब जल रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, अगर नहीं जल रहा है तो नहीं। और घोल किसका बनाना है? इन सारे यौगिकों का, आयनिक यौगिकों का घोल बनाना है। इन यौगिकों की प्रकृति के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अब देखो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, आगे यहां पे कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक, ये टेबल जो है आपको ध्यान में रखना होगा। भाई किसके गलनांक, ऑर्डर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहां पर देखो ये गलनांक जो है केल्विन में है। सोडियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, इन सारे का गलनांक आपको यहां पर दिया गया है। किसका गलनांक सबसे ज्यादा है? तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक सबसे ज्यादा है।
सबसे ज्यादा इसका गलनांक है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, तीसरे नंबर पर कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा, चौथे नंबर पर मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा और पांचवें नंबर पर ये आ जाएगा। तो आपको ये पूरा ऑर्डर जो है आपको ध्यान में रखना होगा। इसी टेबल से जो है गलनांक और क्वथनांक के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ज्यादा है। तो आपको ये ऑर्डर जो है ध्यान में रखना होगा, तभी आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। अगर हम क्वथनांक की बात करते हैं तो इसमें देखो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका है, कैल्शियम ऑक्साइड का ही है ना। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड का है, उसके बाद आप यहां पर आ जाओ, सोडियम क्लोराइड का है क्वथनांक सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर मैग्नीशियम क्लोराइड का है, यानी सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का क्वथनांक जो है लगभग बराबर ही है, और पांचवें नंबर पर हो जाएगा लिथियम क्लोराइड का। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आयनिक यौगिकों के निम्न रासायनिक गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा इस वाले एक्टिविटी में। क्या सब है देख लो। भौतिक प्रकृति, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, चर्चा कर चुके हैं। और मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस और थोड़े कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में लगने वाला जो मजबूत आकर्षण, इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है काफी मजबूत होता है, यानी कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो काफी मजबूत होता है ना। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन के बीच में जो है मजबूत आकर्षण बल काम करता है, यानी आयनिक बॉन्ड जो है काफी मजबूत होता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर कहने का मतलब ये हुआ कि दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि इनकी आकृति बदल जाएगी, आकार बदल जाएगा, ये टूट जाएंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड यानी नमक का आपके पास एक क्रिस्टल है, अगर आप उस पर दाब डालते हो तो वो टुकड़ों में टूट जाता है। तो आपसे पूछा जाता है आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, भंगुर होते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में आपने अभी जस्ट देखा। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। क्यों होते हैं, कारण वही है, मजबूत आकर्षण बल होता है। पिघलने के लिए है ना, पिघलने के लिए जो है जो आयन्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसे पिघलना है तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच की दूरी जो है बढ़नी पड़ेगी, यानी इनके आकर्षण बल को कमजोर करना पड़ेगा, है ना। इनके आकर्षण बल को कमजोर करना पड़ेगा क्योंकि आकर्षण बल जो है बहुत ज्यादा मजबूत है, तो ऐसे में कमजोर करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होगी, है ना। मजबूत आकर्षण बल को, भाई रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत है तो उस रिश्ते को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा जो है खर्ची करनी पड़ेगी। घुलनशीलता, वैद्युत संयोजक यौगिक यानी कि आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। तो ये सारे जो आपने लिए थे यौगिक, इनको जो आपने घोला था जल में, तो जल में ये सारे के सारे घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में ये नहीं घुलते। आप नमक को घोलने की कोशिश करना पेट्रोल में या फिर मिट्टी तेल में, केरोसिन में, देखना वो नहीं घुलेगा, लेकिन जल में तो आसानी से नमक घुल जाता है। विद्युत चालकता की बात करते हैं। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। भाई विलयन से, अगर आपको विलयन से विद्युत का चालन चाहिए तो ऐसे में जरूरी है कि इसमें क्या होने चाहिए, मुक्त आयन होने चाहिए, है ना, फ्री आयन्स होने चाहिए, फ्री आयन्स होने चाहिए। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर, तभी जाकर के उससे विद्युत का चालन होता है। ऐसे ही कोई विलयन है, अगर उससे विद्युत का चालन करवाना है तो उनमें फ्री आयन्स होने चाहिए। तो इसलिए आपसे कहा गया था कि यहां पर क्या करना है, आपको बारी बारी से अलग अलग नमक को
अलग अलग लवण को, अलग अलग यौगिक को घोलना है और देखना है कि किसमें बल्ब जलता है, किसमें नहीं जलता है, तो सारे में जलेंगे। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, है ना। अगर आपने नमक पानी का घोल बना लिया है, नमक पानी का घोल बना लिया है, तो इसमें बहुत सारे सोडियम आयन आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्लोरीन आयन्स आपको मिलेंगे, यानी फ्री आयन्स आपको मिलेंगे। इसीलिए जो लवण विलयन होता है या फिर जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका जो जलीय विलयन होता है उनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए जो आयनिक यौगिक है वो ठोस रूप में है, वैसे केस में विद्युत का चालन नहीं होगा। विद्युत का चालन आयनिक यौगिक कब करते हैं? जब या तो वो जलीय विलयन के रूप में रहते हैं या फिर वो कैसे होते हैं, गलित अवस्था में होते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। जब ये आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होते हैं, ऐसे में फ्री आयन्स नहीं बनते हैं, इसीलिए ठोस अवस्था में विद्युत का चालन ये नहीं करते हैं। कब करेंगे? या तो जलीय विलयन के रूप में या फिर गलित अवस्था में। गलित अवस्था मतलब सोडियम क्लोराइड पिघले हुए अवस्था में है, वैसे केस में, या फिर सोडियम क्लोराइड को आपने जल में घोल दिया है, वैसे केस में। गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। तो गलित अवस्था में, मोल्टेन स्टेट में, ठीक है, मोल्टेन स्टेट में, गलित अवस्था में आपने नमक को पिघला दिया है या फिर जलीय विलयन के रूप में, है ना, एक्वस सोल्यूशन के रूप में विद्युत का चालन ये करेंगे, ठीक है। मोल्टेन स्टेट में, गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन के रूप में ये विद्युत का चालन करेंगे। कौन? आयनिक यौगिक। अब आपसे यहां पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है आपको लिखनी है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2,8,1, 2,8,1। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2। अब कुछ नहीं करना है, सोडियम का सिंबल लिखना है और बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर एक डॉट बना दो, हो गया। यह इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका? सोडियम का। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल लिखो, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 डॉट बना दो, जो ये दिखाएगा कि 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, हो गया। ये हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सिंपल। दूसरा प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड के निर्माण दर्शाइए। तो अभी आपने सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। तो यहां पर देखो 2 सोडियम के परमाणु है ना, तो यहां पर हम लोग 2 सोडियम के परमाणु बनाएंगे, दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे। ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हमने डॉट से सोडियम के इलेक्ट्रॉन को दिखाया है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं। और यहां पर क्या बन जाएगा भाई? यहां पर बन जाएगा आपका सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा, तो ऐसे में सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और ये संख्या में 2 बनेंगे, 2 सोडियम धनायन। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, और बन जाएगा ये सोडियम ऑक्साइड। सिंपल हो गया, ऐसे बनाना है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने देखा अभी। उसके बाद ऑक्सीजन का चलो क्रॉस से बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, ठीक। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो यहां पर मैग्नीशियम 2 प्लस हो जाएगा और यहां पर ऑक्सीजन 2 माइनस हो जाएगा, राइट। और यहां पर बन जाएगा आपका MgO, सिंपल हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है? तो इस वाले में सोडियम आयन और ऑक्सीजन आयन, और इस वाले में मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन आयन,
है ना। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम आयन, सोडियम धनायन और ऑक्सीजन ऋणायन, इसमें मैग्नीशियम धनायन और ऑक्सीजन ऋणायन, और भी बेहतर तरीके से इस प्रकार आप बोल सकते हो। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि आयनिक यौगिकों में आयन के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो काफी मजबूत होता है, तो उसे तोड़ने के लिए, है ना, उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है, जिसके कारण उसका गलनांक हम उच्च बोलते हैं। इसी के साथ ये पार्ट 2 हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब एक आखिरी पार्ट आएगा, पार्ट 3, और इस पार्ट 3 के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच।